फर्क क्या पड़ेगा, हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ये नजदीक होगा इस सोर्स चार्ज से, उतनी ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जो है यहाँ पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चे वो वीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है और उसके ऊपर बिल्कुल इसके सेम डायरेक्शन में ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानी चाहिए। हमेशा इस सरफेस पे कैसी जानी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हमेशा 90 डिग्री का एंगल करना चाहिए। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्रिलियंस अकेडमी शिमला। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में जानना है, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स बेसिकली, ये एक कर्व जैसा नेचर फॉलो करती हैं, along which positive charge will move, along which positive charge will move if it is free to do so। अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है, if it is free to do so, free to do so, ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द कर्व्स अलोंग व्हिच पॉजिटिव चार्ज विल टेंड्स टू मूव व्हेन इट इज फ्री टू डू सो। जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसे ही हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं बिना किसी फोर्स के, तो वो जिस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, उसका जो पाथ रहेगा, जिस कर्व के अलोंग वो मूव करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बाहर की तरफ को आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है। तो जो डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो है वो आउटवर्ड्स रहती है। इसके अलावा जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस में हमेशा जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इनवर्ड। ये हमेशा अंदर की तरफ को रहती है किसी भी कंडीशन में। और मोर ओवर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइंड है एक ही स्टेज में, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जब एक डायपोल सिस्टम में एक्ट करती है, डायपोल सिस्टम क्या होता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से मिलकर के बनता है। तो मैंने बोला क्योंकि ये क्लोज पाथ बनाती है तो हमेशा जो है ये आपको कर्व में चलती हुई ऐसे दिखाई देगी, ये हमेशा यूं कर्व बनाएगी और इस कर्व की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को ही रहेगी। मोर ओवर ये सारे कर्व जो है छोटे होते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही बिहेव करेगी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। बट मोर ओवर बात की जाए तो आपके पास हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है, कंटिन्यूअस लूप्स नहीं बनाती, ये भी ध्यान रखना आपने। डज नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लूप, does not form a continuous loop, continuous loop कभी नहीं बनता, ठीक है। ये हमेशा एक मतलब डिसकंटिन्यूअस कर्व्स ही बनाती है और हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज में हमेशा इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो अंदर की तरफ को रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसमें हमेशा जो है इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ को रहेगी इस तरीके से। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना आपने कि ये आपके पास सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है। This is cylindrically symmetrical in nature। तो अगर आपको पूछे कोई कि ये किस तरीके से सिमेट्रिकल होती है तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है बच्चे, और पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा बाहर की तरफ को और नेगेटिव चार्जेस से हमेशा अंदर की तरफ को काम करती है। कर्व्स बनाती है पर ये कंटिन्यूअस लूप्स नहीं बनाती। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये एंड भी कर जाती है, तो एंडिंग पॉइंट जो होता है आपके पास दैट इज नेगेटिव चार्ज। और जो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसको कंबाइंडली हम लोग जो बोलते हैं दैट इज अ डायपोल सिस्टम। डायपोल नाम ये बता रहा है, डाई का मतलब टू होता है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग डायपोल बोलते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरीके से काम करती है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेना देना क्या है गॉस थ्योरम में। देखिए जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम आपके पास क्लियरली स्टेट करती है, गॉस थ्योरम दो कंडीशन में लगती है, क्योंकि वहां पे हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग स्टडी नहीं करते, हम लोग बल्क में स्टडी करते हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जो कि एक साथ किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है। अब समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बल्क में काम करती है। तो सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी सबसे पहले तो डेंसिटी किसी पोजीशन या किसी एरिया में कैसी है। अब डेंसिटी से यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके पास वो कितनी डेंस है ना, या कितना उसका जो रेशो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। एक गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के क्रॉस थ्रू करती है उसको हम लोग बोलते हैं उसका फ्लक्स। फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो देखो, अगर मान लो हमारे पास एक सोर्स चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। सोर्स चार्ज कौन होता है? सोर्स वो होता है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो चार्ज होता है वो सोर्स चार्ज होता है, और जिसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा होता है उसको हम लोग जनरली कंडीशन में टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेचर का टेस्ट चार्ज अगर हमारी सोर्स चार्ज अगर हमारे पास है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो बाहर की तरफ को हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी, इस तरीके से। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक शीट लेकर के आता हूं और इसको क्या करता हूं, इसके नजदीक पर के लेकर के आता हूं। देखो जैसे जैसे मैं शीट को, एक डेफिनेट शीट है मान लो इतनी सी, इसको मैं जैसे जैसे आगे लेके आता जाऊंगा तो आप लोग देखोगे कि इसी शीट को मैं जैसे जैसे आगे की तरफ को लेके आता जाऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे होकर के पास थ्रू करेगी उसका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका एरिया सेम ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है, पर अगर इसका एरिया बिल्कुल सेम रहे तो भी आप देखोगे कि मैं जितना दूर खड़ा रहूंगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे कम होकर के गुजरेगी, और जितना इसको मैं इस चार्ज के नजदीक नजदीक लेके आता जाऊंगा इस शीट को, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ज्यादा होकर के निकलती जाएगी। इससे अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ेगा, हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ये नजदीक होगा इस सोर्स चार्ज से, उतनी ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ग्रेटर हियर, यहाँ पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दूर है। और यही हम लोगों ने देखा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन भी इनवर्स होता है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इनवर्स ऑफ आर का स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जब कोई ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर होकर के या सोर्स चार्ज से दूर होकर के अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करते हैं या उसके नजदीक आकर के स्टडी करते हैं, तो यहाँ से हमारे को एक एग्जैक्ट रीजन मिलता है कि क्यों डिस्टेंसेस के बढ़ने और घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कमी आ जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम क्यों होती जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि क्रॉस थ्रू करेगी किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वो भी कम कम होती जाती है जैसे जैसे आपके पास जो है डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है। ये हमारे पास बेसिक कंडीशन है। तो गॉस थ्योरम हमारे को इसी में ही समझने को मदद करती है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे कम क्यों होगी, देखो किसी भी कंडक्टर से ना एक यूनिफॉर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के पास थ्रू नहीं करती, एज फार एज जो कंडक्टर है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना। अगर हमारे पास कंडक्टर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है इसकी तरह, मान लो ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चे वो इधर को भी वैसे ही जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट अवे लाइन पे, एक बराबर डिस्टेंस पे, एक जैसी कंडीशन पे, यूनिफॉर्मिटी के साथ आगे और पीछे की तरफ को, बाहर की तरफ को इसकी डायरेक्शन रहेगी और ये बाहर की तरफ को ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों तरफ को बराबर बटेगी और दोनों में जो इनके बीच में कॉमन डिस्टेंस रहेगा वो लगभग सेम रहेगा, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, मोर ओवर जब हम लोग लार्जर डिस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है आपके पास। और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होने से क्या मतलब है, एक कर्व नेचर में चलती है। अब क्योंकि वो एक कर्व बनाती हुई चलती है, तो जब लार्जर डिस्टेंसेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे जितनी ये सोर्स चार्ज के नजदीक नजदीक होंगी देखो, उतनी ही आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल नजदीक नजदीक होंगी। जैसे जैसे दूर जाती रहेगी इनके बीच का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है बच्चे वो भी घटता और बढ़ता जाएगा। देखो अब आप पूछेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो डिस्टेंसेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बढ़ जाता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जनरल प्रॉपर्टीज से पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चे वो वीक हो जाएगी। जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन
two electric field lines increases, the electric field will become weaker. और जैसे जैसे उनके बीच का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है कम कम होता जाएगा, जितने नजदीक नजदीक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर एक्ट करेगी। तो इस वाले सिनेरियो में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गर बिहेव कर रही है, जबकि दूर दूर वाले सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वीक हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन जो है वो काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो काम करती है। अब गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताया इस पूरे सिनेरियो के बारे में? इस पूरे सिनेरियो में गॉस थ्योरम ने हमें बताया कि भाई जब भी एक किसी भी सरफेस से होकर के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है तो होता क्या है अल्टीमेटली। तो गॉस थ्योरम ने स्टेट किया कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस इज बेसिकली इक्वल्स टू q upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। ये हमारे पास जो है गॉस थ्योरम बोलती है, ठीक है। या फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? तो फ्लक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्लियरली स्टेट करती है कि फ्लक्स क्या होता है हमारे पास। तो फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, कितनी फील्ड लाइंस जो है वो एक सरफेस से होकर के पास करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। सीधी सी कंडीशन है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, स्फेयर हम लोगों ने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया, एक 3D ज्योमेट्री कि मैंने एक स्फेयर कंसीडर कर लिया। स्फेयर क्यों? क्योंकि हर जगह पे स्फेयर पे लगने वाली जो फील्ड है वो बराबर होगी, क्योंकि स्फेयर अगर हमारे पास सोर्स चार्ज जो है सेंटर पे पड़ा है मान लो, तो हर जगह पे लगने वाला जो रेडियस है वो सेम होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे देखो हर जगह पे लगने वाला R जो है वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से यूनिफॉर्म जो है वो मेंटेन करेगी अपने आप को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से वो बाहर की तरफ को लग रही है, और इसका अगर छोटा सा एरिया मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ तो इसका एरिया वेक्टर भी जो है मेरे पास बाहर की तरफ को बनेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का बन जाएगा, DS और E के बीच में। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सरफेस से अगर मैंने एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। अगर ये मेरे पास सरफेस है तो इससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मेरे पास एरिया वेक्टर जो है वो काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ को रहती है, तो ये बाहर की तरफ को बनी, और इस पर्टिकुलर सरफेस से अगर मैं देखूं तो सरफेस वेक्टर भी बाहर की तरफ को बना, जिसकी वजह से E और DS के बीच का जो नेट एंगल है वो 0 डिग्री बना। तो जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोल दूंगा तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो हो जाएगी सिंपल EDS cos ऑफ 0 डिग्री, और cos ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाता है, दैट विल बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ EDS। ये मेरे पास फ्लक्स की कंडीशन आ जाएगी। तो फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is electric field lines given through that surface या passing through that surface normally। हमेशा याद रखना किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है और इसके ऊपर बिल्कुल इसके सेम डायरेक्शन में ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानी चाहिए। हमेशा इस सरफेस पे कैसी जानी चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हमेशा 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनना चाहिए। ठीक है, कहानी यहां तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन कहां से बनी। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो जाती है। ये फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है कि हमारे पास फ्लक्स जो होता है वो डिफाइन क्या करता है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है आपके पास कि फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली। ये डायरेक्ट सी कंडीशन है। अब अगर मैं बात करूं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम बोलता है कि देयर इज अ गॉस थ्योरम हमारे पास गॉसियन सरफेस की बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि गॉसियन सरफेस है क्या। गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, बस एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें हर जगह पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगभग सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा सरफेस जो कि सोर्स चार्ज को अपने अंदर कवर अप करेगा इस हिसाब से कि सोर्स चार्ज की वजह से उसके ऊपर लगने वाली हर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम होगी। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने पिछली कंडीशन में किसके अंदर भर रखा था? एक स्फीयर के अंदर, क्योंकि हर जगह पे लगने वाला जो डिस्टेंस था वो लगभग सेम था, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रह रही थी? पूरी कंडीशन में सेम रह रही थी।
तो ऐसी सिचुएशन में गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू अ सरफेस इज बेसिकली 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो देखो इस सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज जो है एक्युमुलेट करके रखा है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे और साथ में 1/ε0 टाइम्स मैंने इसको कर दिया। ε0 जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी ध्यान रखना आपने कि इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू जो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर ऐसे चलती है। सॉरी न्यूटन इनवर्स कूलम इनवर्स स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास इसकी यूनिट्स जो है वो चलती है। 10⁻⁻12 की कंडीशन होती है, ये आपने ध्यान में रखना। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले बच्चों हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है आपके हाथ से स्किप ना हो और हम लोग सारे सिलेबस को बाय पार्ट्स में करते चलें।